नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान। हमारे साथ आज विशेष मेहमान हैं जो हम लाए हैं सिर्फ आपके लिए। ठंड है, सर्दी है, बहुत सारी दिक्कत हड्डी से जुड़ी हुई आप लोगों को होती रहती है। खासकर कहा यह जाता है जो जख्म पुराने होते हैं उस सर्दी में आके कहीं ना कहीं पीड़ा देते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। मैं डॉक्टर ए के सिंह हूँ और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ संजय नगर कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और यहाँ पर मैं हड्डी के मरीज देखता हूँ, हड्डी के ऑपरेशन करता हूँ। और इससे पहले मैं एक जिले में सीएमओ रहा हूँ और एक मंडल में मैं एडिशनल डायरेक्टर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सर्दियां चल रही हैं, पुराने जख्म हरे हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है सर्दियों में। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि उस पीड़ा से कैसे बचा जाए और सर्दियों में कौन कौन सी ऐसी बीमारी हड्डी से जुड़ी लोगों को फेस करनी होती है। क्योंकि यहाँ तक हड्डी से जुड़ी हुई समस्याओं का सवाल है तो इन दिनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको लोग कहते हैं कि गठिया हो गया है, ये बीमारी खासतौर से उन लोगों में जो वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए हैं, 60 साल से ऊपर है या 55 साल से ऊपर है, तो उनमें ये दिक्कतें तेजी से उभरती हैं। ठंड में ये और तेजी से दर्द शुरू हो जाता है, चलने में दिक्कतें आने लगती हैं। ये तो हड्डी से जुड़ी हुई रोग भी है। दूसरा, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इन दिनों में भी ज़्यादा जोर पकड़ता है क्योंकि गर्दन का एक ऐसा हिस्सा है जो ठंड में बड़ी तेजी से प्रभावित होता है। अगर कोई मफलर गर्म नहीं पहने हुए हैं आप या एक्सपोज है एरिया हो तो ठंड की वजह से मसल स्पाज्म में चली जाती है और कई बार दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द कंधों में भी आ सकता है, पूरा हाथ में भी रह सकता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिससे हार्ट अटैक हो गया है और परेशान हो जाता है मरीज कि भाई इस तरह से जो दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि ये हार्ट का हो, लेकिन वो हार्ट का नहीं होता। तो तकिया लगाना बंद कर देंगे तो ये इसमें काफी रिलीफ होता है। सर्दियों में अगर अपने को ठंड से बचाव करना है तो ये आप इस पर बड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो हड्डी से रिलेटेड ये चीज है। दूसरा, एक तीसरी समस्या बहुत तेजी से होती है, विटामिन D3 की कमी, जो हड्डी मजबूत बनाने में बहुत सहायक होता है। जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होती है मानव शरीर में, उसमें विटामिन D3 की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका होती है और ये शरीर में अपने आप ही विद्यमान रहता है। अगर धूप में अगर आदमी बैठ जाए या महिला बैठ जाए तो धूप जब आदमी की स्किन पर पड़ती है, मानव शरीर पर पड़ती है। हाँ, एक चीज पूछना चाहता हूँ, धूप किस टाइम बैठना चाहिए? कहा जाएगा धूप पूरे टाइम की तो ठीक नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है। वो टाइम कौन सा होता है एग्जैक्ट जिसमें विटामिन डी लोगों को मिलती एक्चुअली है? में जो सुबह की धूप होती है 7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक, वो अच्छा। धूप बहुत अच्छी होती है और उसमें उसके जो परिणाम है बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इसके कि जब हम लोग दोपहर में बैठे हैं या 4 बजे के आसपास बैठे हैं तो उतना इफेक्ट नहीं आता। जो अच्छा। सुबह की जो धूप होती है वो शरीर में बड़ी तेजी से विटामिन D3 बनाती है और जिससे कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बहुत उसमें एक प्रमुख भूमिका रहती है, हड्डी मजबूत बनती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या इन दिनों में आकर पड़ जाती है कि लोगों को अपना धूप में बैठ करके धूप का एक सेवन करना चाहिए। प्रकृति की फ्री में एक सेवा है जो जिससे हड्डी मजबूत बनती है। खासतौर से ये 45 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनमें हड्डी 45 साल के बाद स्वतः ही नैसर्गिक रूप से वो कमजोर होने लगती है, तो उनको तो और भी ज्यादा आवश्यकता होती है। वृद्धों में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो जाड़ों में रहने वाली जो चीजें हैं उन पर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम लोग काफी दिन तो बने रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और यहाँ पर, जैसा आपने कहा धूप में बैठना चाहिए, शहरों में अपार्टमेंट जैसे सिस्टम है, लोगों के पास धूप नहीं मिलती, तो वो खान पान के थ्रू कैसे अपनी इस विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं? ऐसी किन चीजों पर ध्यान रखें खाने में जिनको ये पूर्ति पूरी हो सके उनको? देखिए, विटामिन D3 कई जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, कुछ फल हैं, जी। वो आप खा सकते हैं। और विटामिन D3 के कैप्सूल्स भी आजकल अच्छा, कैप्सूल मतलब ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से? अगर डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि डॉक्टर ये देखेंगे कि वास्तव में विटामिन D3 की आवश्यकता है भी या नहीं है। अगर शरीर में विटामिन D3 की मात्रा कम उसमें शो होती है या कम आती है तो तभी ये डॉक्टर की सलाह पर स्टार्ट किया। कैसे पता चलेगा लोगों को? क्या ऐसे लक्षण है कि उन्हें विटामिन डी की कमी हो रही है महसूस? जी हाँ, हड्डियों में प्राय हल्का हल्का दर्द रहता है, चढ़ने उतरने में दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी होती है।
सबसे बड़ी बात जो आती है, उम्र के साथ साथ हड्डियों में दर्द शुरू होना। जी जैसे महिलाएं हमारे सर, यहाँ डॉक्टर साहब घुटनों का और ये दर्द आजकल जो जैसे एज बढ़ती है ये बहुत परेशान करता है लोगों वो इसलिए परेशान करता है कि देखिए एजिंग प्रोसेस है ये। जी शरीर में एजिंग प्रोसेस होती है, डिजेनरेशन होता है, इसको रोका नहीं जा सकता। सिर्फ इसको, इसकी जो एजिंग प्रोसेस की जो रेट है, तो दर है, उसको हम कम कर सकते हैं, यानी कि उसको धीमा किया जा सकता है। और हम अपना खान पान सही रखें, एक्सरसाइज करते रहें, अच्छे फलों का सेवन करते रहें, कोई ऐसी चीज ना खाएं जो शरीर को नुकसान करती है, जैसे स्मोकिंग है और आपका शराब का सेवन है। डॉक्टर, ये आपने सही कहा, पूछने वाला था, आपने बोल ही दिया। आजकल की जनरेशन में एल्कोहल के प्रति थोड़ा सा बढ़ रहा है लोगों का झुकाव, उनको क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म है वो शरीर में, उसमें जो यकृत है हमारे शरीर में, तो यकृत में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो शरीर की बहुत सारी क्रियाविधि को, बहुत सारी जो माइन्यूट मैकेनिज्म होती है सेलुलर लेवल पर, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर, उसको जो संचालन होता है उसका, वो लिवर से होता है। जी और जब कभी भी कोई व्यक्ति अत्यधिक सेवन करता है या लगातार सेवन करता रहता है, तो लिवर की जो क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा कमी आने लगती है और मरीज प्राय बहुत कमजोर हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती और धीरे धीरे अगर वो बहुत तेजी से ये करता रहे दशक तक, तो लिवर सिरोसिस के पूरे चांसेस रहते हैं और उसका फिर इलाज बहुत मुश्किल होता है और प्राय कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि से बचा जाए। अगर स्वस्थ जीवन चाहिए तो इसके सेवन से दूर रहे, शराब के सेवन से, स्मोकिंग से दूर रहे और जैसे पान चबाते हैं लोग, ये जो आजकल चल रहा है गुटखा, तो गुटखा का भी सेवन जो है वो शरीर में कई सारे की विकृतियां लाता है, जैसे कि गले का कैंसर इत्यादि बहुत सारे एक लिस्ट है वो उससे पैदा होती है। डॉक्टर साहब, एक आज के यूथ में और चलन है कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनमें ये रहता है कि नहीं, नॉनवेज बड़ा जरूरी है, जो बताते हैं क्या जरूरी है उनके लिए? वैसे भी वैसी बॉडी को बना सकते हैं? ये मिथ्या है, ये एक मिथ है, मिथ्या है ये कि जब तक हम कोई नॉन वेज नहीं लेंगे तब तक हमारी बॉडी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, आप वेज रह के भी बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जो हमारा शरीर बना है वो इस तरह का बना है कि आप अगर मांसाहार करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको पचाने के लिए लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके बाद जो नॉन वेज बनाने में जो गर्म मसाले होते हैं इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, तो वो आपकी किडनी को भी कई दफे नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहता है। अगर आप अपना भोजन निरामिष रखेंगे, निरामिष नहीं कहना चाहिए कि अगर आप सात्विक भोजन रखेंगे यानी कि वेजिटेरियन रखेंगे, तो आपका शरीर उसके लिए बड़ा इको फ्रेंडली रहता है और वो आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। यानी कि जो लोग मीट मछली खा रहे हैं उनका जो जीवन है वो वेजिटेरियन के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। तो शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन रहें और शाकाहार भोजन जितना खाएंगे आप उतना ही आपको नुकसान नहीं करेगा, निरोग बनाए रखेगा आपको। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप हड्डी विशेषज्ञ हैं, पर फिर भी आप हैं तो मैं फायदा उठाना चाहता हूं दर्शकों के लिए। आजकल पथरी का बड़ा रोग बढ़ रहा है लोगों में, और खासकर पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके लिए कहा जाता है कि ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। पित्त की थैली अगर निकल जाती है किसी की तो उसकी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है उससे? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। देखिए, ये जो गॉल ब्लैडर होता है जी, इसमें एक बाइल जूस होता है जो कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें जो चिकनाहट होती है, जैसे फैट होता है, चाहे वो तेल के रूप में हो, घी के रूप में हो या दूध में जो फैट होती है वो, तो ये उसको पचाने के लिए काम आता है। तो ज्यादा अगर आप तेल घी ज्यादा खाएंगे और अगर आपने गॉल ब्लैडर निकलवा रखा है किसी वजह से, तो फिर लोड पड़ेगा उसको, वो अच्छा नहीं रहता और उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जिनकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया है, हाँ, उनके लिए ये बड़ा आवश्यक है कि वो जैसे चाय है, आपका तली हुई चीजें हैं, समोसा है, छोले भटूरे हैं, पूरी है, कचौड़ी, तली हुई जितनी भी चीजें हैं, घी है, तेल है, उसको नहीं खाना चाहिए, ये बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि उसको पचाने के लिए लिवर को बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि फैट का जितना भी है सब वहीं से आता है। तो इसलिए इससे बड़ा परहेज करना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें भी डाइजेशन सिस्टम को नुकसान करती है। कुल मिला के उनकी जीवन पे या रोजमर्रा के कामों पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो खाने का ध्यान रखें तो। कुल ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करें आप जी, और अच्छा खाएं, शाकाहार रहें, अच्छी नींद लें, 7 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है।
और धूम्रपान नहीं करें, अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं, गुटखा नहीं खा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत दिन तक निरोग रहेंगे और अगर बीमारी आपको नहीं होंगी तो बहुत सारी सोशल चीजें हैं उनको पूरा कर पाएंगे। कई बार जब बीमार आप हो जाते हैं तो इससे पूरे जो आपका परिवार है उसमें आर्थिक हानि तो होती है, तो जीवन की भी हानि का पूरा पूरा चांसेस रहता है। तो ऐसे काम करने से दूर रहेंगे तो आप अपने आर्थिक स्थिति भी मजबूत रखेंगे, घर के जो सुख शांति है वो भी बनी रहेगी और बहुत दिन तक जिएंगे और समाज सेवा में रख के समाज के काम आएंगे और परिवार के भी काम आएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल ये कि पॉल्यूशन बहुत है शहरों में, गांव की तरफ जाएं तो बेहतर है, और ये पॉल्यूशन कम शहरों में होना मुश्किल ही है, लोग यहाँ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या ऐसी एडवाइस है उनके लिए कि वो अपने आप को भी ठीक रहें इस पॉल्यूशन में, अपने काम भी कर सकें? क्या एहतियात बरतनी चाहिए उन्हें? मास्क तो है ही, उसके अलावा भी कुछ? देखिए, यहाँ तक एनसीआर का सवाल है, यहाँ एनसीआर में रहकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत कई गुना ज्यादा है और ये समस्या यहीं की नहीं पूरे दिल्ली प्रदेश की है, पूरे एनसीआर की है। और अब तो कैसे ऐसे मैं पढ़ता हूँ समाचार पत्रों में तो बुलंदशहर जैसी जगह भी सेकंड नंबर पे आती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उद्योग धंधे नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पे प्रदूषण की ऐसी व्यवस्था होना बड़ा आश्चर्यचकित हमें करता है। इसमें बहुत ही सजग रहने की जरूरत है, खासतौर से वो लोग जो वृद्धावस्था में है उनको मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए जब तक कि ये ठंड रहेगी, क्योंकि इसमें एक स्मॉग है। हाँ। स्मॉग है, ये प्रदूषण और कोहरे का मिला जुला रूप होता है स्मॉग, और ये सीधे सीधे जब फेफड़ों में जाता है तो वहाँ जम जाता है और तरह तरह की जो बीमारियां हैं लंग्स की, फेफड़ों की, उनको जन्म देता है। इससे आदमी की लाइफ स्टाइल भी प्रभावित हो रहा है और जीवन की जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी धीरे धीरे यहाँ एनसीआर के लोगों की कम हो रही है। ये साइंटिफिक अभी रिसर्च में आया है बड़ी तेजी के साथ कि एनसीआर में लोग एक गैस चेम्बर में जी रहे हैं। तो इसमें बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। मास्क लगा सकते हैं आप, घर में अगर रह रहे हैं तो मास्क लगाएं, अगर आप अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं, वर्किंग प्लेस पर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं, मास्क पहने रहें। कुछ ऐसा भी करते हैं लोग अपने घर में प्योरीफायर आजकल मार्केट में अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं। तो इन चीजों से ही बचा जा सकता है। बाकी ये राष्ट्रीय समस्या है, पूरे एनसीआर की समस्या है, इस पे काम चल रहा है, सरकार कर रही है। अभी देखिए गाजियाबाद में यहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी रोज धुलाई हो रही है सुबह, तो वो इसलिए है कि पर्यावरण को सुधारने की जिम्मेदारी यहाँ के रहने वाले नागरिकों की है। अब वो नागरिक उद्योगपति भी हो सकता है, वो नागरिक अपना काम करने वाला छोटा मजदूर भी हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण सभी लोग मिलकर फैला रहे हैं, ऐसा नहीं कोई एक आदमी। तो सिर्फ ये कहना कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लासेस इसको फैला रही है, हाँ ये जरूरी है कि इनको भी देखा जाए कि जैसे पोल्यूशन एक जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनसे भी पोल्यूशन फैल रहा है। कुछ ऑटोमोबाइल इतना ज्यादा हो गया है कि घर में 4-4 सवारी 5-5 वाहन है, तो वो जब चलते हैं तो उनसे भी प्रदूषण होता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है, वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 16% है। 16% केसेज ही प्रदूषण में बनाने में ऑटोमोबाइल का हाथ है, बाकी तो और दूसरे फैक्टर हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता बहुत जरूरी है और सबको मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको वो सारी जानकारी मिल गई जो आप पूछना चाहते थे। फिर किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहे प्राइम इंडिया न्यूज।